नमस्कार साथियों। व्याख्याता भर्ती परीक्षा में शैक्षिक प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के क्वेश्चन आपको जीत दर्ज करवाते हैं। पहले पेपर में मैनेजमेंट का जो पार्ट होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पहले पेपर में 40% की बाध्यता है आपको, जैसा कि ज्ञात होगा। तो सबसे ज़्यादा जो पार्ट आपको मजबूत करने की ज़रूरत होती है वो होती है शैक्षिक प्रबंधन और हिस्ट्री। ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनको अगर आप मजबूत कर देते हैं और अन्य सब्जेक्ट जैसे आपको नहीं आ रहे, मैथ्स नहीं आ रही, साइंस नहीं आ रही, तो भी आप 40% वाले इस बाध्यता को पार करके फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत अपनी नींव मजबूत कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे दोस्तों की सलाह भी थी और एक सजेशन भी आया था, तो उन्होंने कहा कि एक बार शैक्षिक प्रबंधन के ऊपर आप वीडियो बनाइए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं भाटिया आश्रम से दीक्षित हूँ और आदरणीय मदान सर ने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाया था। तो कुछ नोट्स मैंने बनाए थे और उसके कारण मेरे नंबर भी अच्छे आए हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ उन नोट्स से शॉर्ट में आपको समझाऊँ। हो सकता है आपके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार साबित हो सके। दोस्तों, यूनिट नंबर 1 है शैक्षिक प्रबंधन, अवधारणा, कार्य और सिद्धांत। ठीक है, तो शैक्षिक प्रबंधन जो शब्द है इसको एक बार विस्तृत रूप से देखते हैं कि शैक्षिक इन एजुकेशनल, प्रबंधन इन मैनेजमेंट। जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है, शिक्षा के संबंधित मैनेजमेंट करना। जैसे आपके घर में शादी है और आप क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। भाई कितने बाराती जाएंगे, कौन सी मिठाई बनाएंगे, कौन से वार कौन से तारीख को अपन ये काम शुरू कर रहे हैं, क्या सामग्री चाहिए। उसी प्रकार से शिक्षा के अंतर्गत पूरी शिक्षा को किस प्रकार से उसका मैनेजमेंट करना है, वो कार्य पूरा और पूरा शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है। दोस्तों, शैक्षिक प्रबंधन की शुरुआत अमेरिका से मानी जाती है और ये प्रश्न आया भी हुआ है फर्स्ट ग्रेड में कि शैक्षिक प्रबंधन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो इसकी दोस्तों शुरुआत है वो अमेरिका से मानी जाती है। किसकी? शैक्षिक प्रबंधन की। और ये सवाल महत्वपूर्ण भी है। ये जो शब्द है दोस्तों, ये शैक्षिक तथा प्रबंधन से मिलकर के बना है और इसीलिए बना ये शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें जो शैक्षिक का हिंदी की दृष्टि से देखें तो शिक्षा में एक प्रत्यय लगने से शैक्षिक बना है। तो ये शैक्षिक जो शब्द हैं वो शिक्षा से रिगार्डिंग है। किससे? शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, और इस शिक्षा के अंतर्गत भौतिक और मानवीय दोनों प्रकार के संसाधन आ जाते हैं। कितने? दोनों प्रकार के। कौन कौन से? भौतिक और मानवीय। देखिए, आप किसी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, शिक्षा लेने जा रहे हैं, किसी कॉलेज में जा रहे हैं, किसी कोचिंग में जा रहे हैं, तो वहाँ पर केवल मास्टर हैं वो आपको, या फिर गुरुजी हैं वो आपको शिक्षा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भौतिक संसाधन का होना भी अनिवार्य है। केवल मानवीय संसाधन से मौखिक शिक्षा दी जाती है, लिखित में नहीं दी जाती। आप जैसे किसी कोचिंग में चले गए, ठीक है, कोई भी सर है आपको पढ़ा रहे, तो उनके पास में बहुत सारे संसाधन भी होंगे। बोर्ड होगा, मार्कर होगा, बैठने की जगह होगी, है ना। तो ये सब भौतिक में आ जाएंगे। मानवीय का मतलब होगा वहाँ के मैनेजमेंट करने वाले जो और भी अन्य टीचर हैं, या वो जो खुद गुरुजी हैं, आप खुद हैं। ठीक है, मानव के रूप में वहाँ पर जितने भी मौजूद हैं आपकी शिक्षा के लिए, वो तो मानवीय में आ जाएंगे। और आपके भौतिक परिवेश में जो भी शामिल वस्तुएं हैं वो भौतिक में आ जाएगी। यानी शैक्षिक जो शब्द है वो शिक्षा से बना है और शिक्षा के अंतर्गत भौतिक और मानवीय संसाधन सम्मिलित किए जाते हैं। आप समझ गए होंगे। और जो प्रबंधन है, ठीक है, वो प्रबंध से बना है, शैक्षिक और प्रबंध। और प्रबंध का मतलब होगा, अपन बोलते हैं ना भाई इसका प्रबंध कर देना, तो यही वाला प्रबंध है। और प्रबंध का मतलब होता है शिक्षा में, अन्य नहीं कह रहा हूं मैं, शिक्षा में प्रबंध का अर्थ हो जाएगा कि वहां के व्यक्तियों अथवा कर्मचारियों से काम करवाना। ठीक है, या फिर जो प्रबंध हो जाएगा, तो प्रबंध कौन करेगा? प्रबंध भौतिक, बोर्ड है तो बोर्ड आपका प्रबंध थोड़ी कर रहा है। शिक्षा का प्रबंध तो कौन करेगा? वहाँ के गुरुजी होंगे। या फिर किसी स्कूल में आप पढ़ाने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं, तो वहाँ के गुरुजी, वहाँ के एचएम, वहाँ के और भी अन्य टीचर हैं, वो आपकी शिक्षा में मदद करेंगे। या फिर आप खुद पढ़ाने जा रहे हैं, आप व्याख्याता बनकर के किसी विद्यालय में पढ़ाने गए, तो आप खुद पढ़ा रहे हैं, आपके साथ में जो एचएम है वो आपकी मदद कर रहे हैं समय सारणी बनाने में, और भी अन्य स्टाफ हैं वो भी आपको मदद कर रहा है शिक्षा दिलवाने में।
ठीक है, तो ये आपका प्रबंध हो जाएगा। प्रबंध का मतलब होगा व्यक्तियों अथवा कर्मचारियों से काम करवाना, किसके रिगार्डिंग? शिक्षा से रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, अब जो शैक्षिक संगठन है, ये जो एक शैक्षिक दायरा बना हुआ है, ये जो संगठन है जिन तत्वों से बना हुए 4 प्रकार के हैं। ये प्रश्न आया हुआ है कि शैक्षिक संगठन के जो तत्व हैं उनके प्रकार कितने हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसके 4 प्रकार हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूर्व में आए हुए हैं उनको मैं बोर्ड पे ला रहा हूं ताकि वे आपके लिए बेहतर साबित हो सके, और आप वीडियो को मन लगा करके देखेंगे तो यकीन कीजिए इस प्रत्येक लाइनों में से 1-2 प्रश्न बनने तय है। बिल्कुल आराम से मन समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप मन लगा करके समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट ग्रेड भर्ती बहुत जल्दी से वापस से आ रही है, तो आप अभी से डट जाएं, आप अभी से जुड़ जाएं, और सच में अगर आप दिन में 1-2 वीडियो ये मैनेजमेंट के देखते हैं तो मान के चलिए कि मैनेजमेंट लास्ट तक आपका पूरा हो जाएगा इन वीडियो के माध्यम से, तो आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। ठीक है, तो शैक्षिक संगठन जिन तत्वों से मिलकर के बना है, भाई जो मैनेजमेंट है, ठीक है, इसका जो संगठन है वो 4 तत्वों से मिलकर के बना है। कितने? 4। ठीक है, और वो 4 तत्वों में पहला आ जाएगा भौतिक, दूसरा आ जाएगा मानवीय, तीसरा आ जाएगा वित्तीय, और चौथा आ जाएगा सैद्धांतिक। ठीक है दोस्तों, यानी शैक्षिक जो संगठन है उसके जो तत्व है वो 4 प्रकार के हैं। उस 4 प्रकार के तत्वों में पहला है वो भौतिक संगठन है, दूसरा प्रकार है वो मानवीय है, तीसरा है वो वित्तीय है, और चौथा है वो सैद्धांतिक है। भौतिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं, भौतिक में कौन कौन सी चीज़ें आएगी, तो देखने की कोशिश कीजिए। भौतिक में आएगी, पहला आ जाएगी विद्यालय। कौन सी आ जाएगी? पहला विद्यालय। भौतिक के अंतर्गत आ जाएगा विद्यालय, भवन, फर्नीचर, यानी आपके वे संसाधन जो आपको पढ़ाने में काम आ रहे हैं और जो भौतिक रूप से मौजूद है। ठीक है, यानी वे मूड़े नहीं बोलता, यानी जो स्ट्रक्चर के रूप में बने हुए हैं और आपको पढ़ाने के लिए काम आ रहे हैं। इसमें विद्यालय भवन हो जाएगा जिसमें आप बैठ करके पढ़ रहे हैं, आपका विद्यालय का फर्नीचर हो जाएगा, आपके विद्यालय का खेल का मैदान हो जाएगा। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में ये भी पूछा गया है, खेल का मैदान किसके अंतर्गत सम्मिलित होगा? भौतिक, मानवीय, वित्तीय या सैद्धांतिक, किसमें आप शामिल करोगे? और एक आया था दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य, जो स्कूल में आपके बनी हुई लैब है और उसके अंतर्गत कोई दृश्य श्रव्य जो सामग्री है उसको आप किस में डालेंगे? तो वो इस भौतिक में ही आएगा। ठीक है, विद्यालय की जो वर्कशॉप है वो भी इसके अंतर्गत आएगी, विद्यालय की जो लाइब्रेरी है वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होगी। किसमें? भौतिक संसाधन के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर आ जाता है मानवीय। ठीक है, मानवीय तत्व यानी मानव से मिलकर के बना है और शैक्षिक संगठन में आपके प्रबंधन में जो काम आ रहा है पर जिसका निर्माण मानव से हुआ है, अर्थात जो ह्यूमन से वहाँ पर साथ दे रहा है आपका विद्यालय में। जैसे आप विद्यालय में गए तो वहाँ के छात्र है, स्टूडेंट हैं, तो जीवित है ना भाई, ये तो निर्जीव है, ये सजीव है ना। वहाँ के शिक्षक हैं, वहाँ के हेडमास्टर हैं, HM है वहाँ का, वहाँ का प्रिंसिपल है, वहाँ की SDMC और SMC जो कमेटी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल डेवलप मैनेजमेंट कमेटी, ये जो चीज़ें हैं ये सब के सब मानवीय के अंतर्गत सम्मिलित होगी। और यहाँ के जो आपके अधिकारी हैं विद्यालय के, भाई PO है, आपका BO है, CBO है, DO है, और यहाँ के जो आपके पर्यवेक्षक हैं जो आपके स्कूल को निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं, पर्यवेक्षक, ये सभी के सभी मानवीय में सम्मिलित होंगे। फिर आता है फाइनेंशियल यानी वित्तीय। वित्तीय के अंतर्गत मित्रों ये सम्मिलित होंगे कि वहाँ की स्कूल द्वारा तय छात्र शुल्क, भाई एक बच्चे की शुल्क है वो कितनी निर्धारित की है। ठीक है, क्योंकि ये जो छात्र शुल्क होती है ये बच्चों से लेकर के विद्यालय के विकास हित में काम ली जाती है, भले 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, जो भी हो। ठीक है, विद्यालय को मिला जाने वाला जो अनुदान है
किसी भी संस्था द्वारा मिल गया, ये जो अनुदान का मतलब होता है मिलने वाला पैसा, ये भी वित्त के अंतर्गत आएगा। इसको आप आराम से समझ भी सकते हैं। अन्य किसी प्रकार का जो शुल्क है, अन्य किसी भी प्रकार की जो शुल्क अगर लिया जाता है तो वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होगा। और जितने भी वित्तीय मुद्दे हैं प्लस चंदा है, ये सब वित्तीय के अंतर्गत सम्मिलित होगा। फिर आता है दोस्तों सैद्धांतिक। सैद्धांतिक का मतलब हो जाएगा सिद्धांतों से बनकर के जो निर्मित हो रहा है, थ्योरेटिकल, जिसके अंतर्गत समय सारणी, क्योंकि भी सिद्धांत से तो चलेगा, प्रबंध कैसे होगा, सिद्धांत से होगा। वहाँ का टाइम टेबल है बना हुआ किसी स्कूल का, ठीक है, तो इसके सिद्धांतों के अनुसार आप चलेंगे, तभी तो आपका शैक्षिक संगठन है वो मजबूत होगा, तभी स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो भी बेहतर बनेगा, नहीं तो कैसे बनेगा। वह स्कूल के जो नियम हैं जो बने हुए हैं, कैसे कि इस गणवेश में आना है, ये गणवेश है, इतने बजे आना है, इतने बजे क्लासें होगी, इतने बजे तक रहेंगे, इतने बजे जाना है, तो ये सभी जो नियम हैं वो सैद्धांतिक के अंतर्गत सम्मिलित होंगे। और अन्य शैक्षिक जो क्रियाएं हैं ये महत्वपूर्ण हैं। अन्य शैक्षिक क्रियाएं ये भी दोस्तों शैक्षिक संगठन के जो जिन तत्वों से बना है उनके जो 4 प्रकार है तत्वों के, और चौथा जो तत्व है सैद्धांतिक, इसके अंतर्गत सम्मिलित होगा। और यहाँ का जो अनुशासन है, क्योंकि अनुशासन भी सिद्धांत में आता है, ठीक है, अनुशासन ऐसा तो है नहीं कोई वो लड़का है कि अनुशासन इधर आ, नहीं ना, तो अनुशासन भी सैद्धांतिक के अंतर्गत आएगा। और ये 4 जो तत्व है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि इनके अंतर्गत से प्रश्न बना है और बनने की पूर्ण संभावना रहती है। किसके अंतर्गत से, एक तो भौतिक के अंतर्गत से, एक यहां से मानवीय से, ठीक है। शुल्क में तो आप समझ जाओगे वित्तीय इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, परंतु ये जो सैद्धांतिक है वो महत्वपूर्ण होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने मुख्य रूप से यहाँ बात की है शैक्षिक प्रबंधन की। ये यूनिट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस यूनिट से इस यूनिट से कम 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि मैनेजमेंट से आपके 15 प्रश्न बनेंगे, ठीक है। 15 × 2 = 30, ठीक है। 15 क्वेश्चन मैनेजमेंट से, और हिस्ट्री से अगर आप 12 क्वेश्चन कर लेते हो, ये ज्योग्राफी से आप 2 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। हिंदी से आप 4 क्वेश्चन कर लो, ठीक है। साइंस का एक आधा आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप एक आधा क्वेश्चन करके ही आओगे। रही बात ये हो गई, साथ में करंट से आपने 7-8 क्वेश्चन कर दिए, क्योंकि करंट तो पढ़ना ही पड़ेगा, करंट महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर इन क्वेश्चनों को आप पढ़ते हैं, इतने ही अगर आप कर लेते हैं, तो भी आपके 40% की बाध्यता खत्म हो जाएगी। देखिए 15 क्वेश्चन ये, और 15 और ये 16 कितने हो गए, 31, 2 2 4 15 और 2 17 और 4 18 19 20 21 और 21 और 10 31 और 2 33 और 1 33 और 7 हो गए 40 और 1 41, यानी आपके 41 प्रश्न यहाँ बन रहे हैं। और आपको लाने कितने हैं, 30 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। मतलब हालांकि मेरी गणित कमज़ोर है, इस हिसाब से अगर आप फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन को करते हैं तो आपका निश्चित है कि पहला पेपर आसानी से हो जाएगा, क्योंकि पहले पेपर में काफ़ी लड़के बाहर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट, भाई पेपर का भी तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि मुझे इस सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चन क्रॉस करने हैं। आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, जैसे मुझे नहीं आती, ठीक है, और फिर भी मैं रोज प्रतिशत मिला रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, और वहाँ पे प्रश्न एक भी सही नहीं हुआ, तो आपने फालतू समय जाया किया अपना, कोई मतलब नहीं निकला। इसीलिए अपने पेपर को किस तरह से कितने क्वेश्चन क्या सही करना है उस हिसाब से करोगे, आपका पहला पेपर आराम से सही होगा। और जिसका पहला पेपर आसानी से पास हो रहा है तो आपको सब्जेक्ट आपको बढ़त देगा और 100% आप व्याख्याता बन जाएंगे और स्कूल में बिल्कुल मुहर के साथ में आप प्रवेश कीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिलहाल इसको आज यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए मैं भरत को राणा लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब बखैर।